हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हमने देखे थे जो EMT में भी हम यूज करते हैं और वेक्टर अलजेब्रा में भी हम यूज करते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे हमारे कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन को हम कैसे लिखते हैं, और अगर उनका यूज करना हो किसी क्वेश्चंस में तो क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे यूज करने के लिए। तो वो जो फॉर्मूलाज हैं वो भी आपने, आई होप आपको याद हो गए होंगे, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करी होगी उन पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम उनके यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और कहाँ पे हम उनका यूज करते हैं। तो हम उनका यूज करते हैं लाइन इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए और सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। तो जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम देखने वाले हैं और लाइन इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करते हैं वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है अपना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n v जो वेक्टर हमें गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, और वो क्या गिवन है, इर्रोटेशनल गिवन है। इर्रोटेशनल का मतलब क्या है कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होगा, 0 होगा, जहाँ पे r की वैल्यू भी आपको गिवन है अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में सोल्व करना चाहो तो। लेकिन हमने देखा कि कर्ल हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में भी फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो हम निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि डेल क्रॉस v जो है वो 0 गिवन है और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या है, r⁻n−2 इंटू में r वेक्टर, वो हमें 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब r⁻n−2 क्या है, एक स्केलर है और ये क्या है, एक वेक्टर है। तो कर्ल ऑफ स्केलर इंटू वेक्टर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा, फॉर्मूले में क्या था कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन मतलब r⁻n−2, जो भी वेक्टर आएगा उसका कर्ल हम लेंगे r के साथ में, प्लस r⁻n−2 जो स्केलर है वो आगे आएगा, और साथ में हमने क्या लिया, कर्ल ऑफ वेक्टर r। ठीक है, और ये हमें गिवन है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे ग्रेडियंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेडियंट हम फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने r जो है हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी आता है और सिलेंड्रिकल में भी आता है। तो r जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम ही रहते हैं स्फेरिकल में भी और सिलेंड्रिकल में भी। क्या बताता है वो, एक रेडियस बताता है। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर बताएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर बताएगा। तो जो ग्रेडियंट है उसको हम कैसे लिखते हैं, डेल r से लिखते हैं। उसका जो कोफिशिएंट होता है हमने देखा 1/h1 करके जो हम लिखते थे, वो तो 1 ही होता है h1 की वैल्यू। डेल r होगा, इनटू में क्या होगा, r कैप होगा। तो r कैप वेक्टर आएगा और इसका हम क्या कर रहे हैं, r⁻n−2 का क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या आएगी, पावर तो आगे आ जाएगी n-2 और r⁻ क्या हो जाएगा, n-3। r कैप वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है, r वेक्टर के साथ ही लेना है। तो वो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है वो तो अपनी 0 होगी। नेक्स्ट टर्म है ये। अब यहाँ पे क्या है कि डेल क्रॉस r वेक्टर, डेल क्रॉस r मतलब कर्ल निकालना है r वेक्टर का। तो कर्ल ऑफ r वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है। फॉर एग्जांपल r को हमने लिख लिया xi y इस टर्म में, x j k कैप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z, x y z। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ये हमें क्या बता रहा है, डेल क्रॉस r, कर्ल ऑफ वेक्टर r बता रहा है। आप इसको सोल्व करते हो, आई कैप हमने कॉमन लिया, y का हम z का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो वो तो 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये जो टर्म है वो भी हमारी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या गिवन था कि जो वेक्टर फील्ड है वो 0 के इक्वल गिवन है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। लेकिन वेक्टर फील्ड को जब हमने सोल्व करने का ट्राई किया तो वो वैल्यू जो है वो 0 के ही इक्वल आ रही, मतलब n पे डिपेंड ही नहीं कर रही वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इर्रोटेशनल इन नेचर है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n।
ऑल वैल्यूज ऑफ n के लिए जो वेक्टर फील्ड है वो क्या है, इरोटेशनल इन नेचर है, क्योंकि वो n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है अपना प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स जो अपने होते हैं ना, अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो r थीटा फाई होते हैं। अब प्लेन की हम बात करें तो सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स अपने होंगे, और वो कौन से होंगे, r और थीटा। तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स आर्गन डायग्राम जो पढ़ते थे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसी तरह से है ये सेम। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, r और थीटा जो है वो अपने क्या है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो x और y से वो कैसे रिलेट होंगी, कैसे रिलेशन होगा उनका, वो भी हम देखेंगे। तो एक्स वाई का एक प्लेन हमने ले लिया, उसमें जो r कोऑर्डिनेट होगा अपना वो क्या होगा, कोई भी एक p पॉइंट हमने कंसीडर किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r और थीटा। तो r और थीटा कोऑर्डिनेट होने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, OP वेक्टर की जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, r है, और ये जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, ये क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको समझ आया होगा कि r क्या है, अपना रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको कि लेंथ है OP वेक्टर की, और जो थीटा है वो क्या है, थीटा क्या है, एंगल दैट OP वेक्टर मेक्स अलोंग प्लस x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो भी एंगल होगा OP वेक्टर का, वो हमारा क्या है, थीटा है। तो अगर आप इनको x और y कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये जो डिस्टेंस है वो हमारी मान रहे हैं हम x है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो y है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, x। ठीक है, तो x और y की टर्म्स में कैसे लिखोगे, r को अगर हम देखें x y की टर्म्स में तो हम कैसे लिखेंगे, r का प्रोजेक्शन हम देखेंगे अलोंग x एक्सिस, एंड r का प्रोजेक्शन हम देखेंगे अलोंग y एक्सिस। तो r का प्रोजेक्शन x एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा, r कोस थीटा आएगा। तो x क्या आ जाएगा अपना, x इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, r कोस थीटा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है y वो क्या आएगी, r साइन थीटा। एंगल बिटवीन देम होता है, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन देम अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा हमें क्या देगा, r साइन थीटा। तो अगर r और थीटा को x y की टर्म्स में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, r को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से r अगर हम फाइंड आउट करें तो वो कैसे निकालेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, r स्क्वायर के इक्वल। तो अगर इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो r मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा। थीटा हम कैसे निकालेंगे, थीटा हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा अगर हम करते हैं तो टेन थीटा हमारा आता है। तो टेन थीटा हम निकाल लेते हैं, r से r तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा, और अगर टेन इनवर्स हम ले लेते हैं y बाई एक्स तो हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि r और थीटा जो है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल जो है, लिमिट्स की अगर हम बात करें, r की लिमिट जो है वो तो क्या होगी, r की लिमिट जो है हमारी वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, और थीटा की लिमिट क्या हो सकती है, 0 से लेके 2 पाई तक हो सकती है। थीटा तो ऐसे ही वेरी करेगा ना, x एक्सिस के साथ एंगल देख रहे हैं तो x एक्सिस के साथ एंगल हम ऐसे ही दिखेंगे, तो थीटा का वेरिएशन। तो जो कर्व है हमारा r की कर्व की अगर हम बात करें तो r कर्व कैसे भी होगा कि r की डायरेक्शन OP वेक्टर कोई भी है, रेडियल डिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो अगर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कोई भी OP वेक्टर हो सकता है। ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल जो है वो थीटा है, ये एंगल है वो थीटा है, और अगर इस डायरेक्शन में होता है तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे तो हम ऐसे नहीं देख लेंगे कि ये वाला एंगल, अगर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हमारी होती है तो हम माइनस ऑफ थीटा एंगल कंसिडर करते हैं। हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है पॉजिटिव एंगल के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा थीटा होगा, प्लस एक्स एक्सिस के साथ जो भी वेक्टर बनाएगा।
तो ये जो कर्व हमने ड्रॉ किए हैं ना, लाइंस जो हमने ड्रॉ करी हैं, वो हमारा क्या है, आर कैप आर कर्व है, ठीक है। और अगर थीटा कर्व की हम बात करें, आर कर्व कौन सा होगा, आर कर्व की अगर हम बात करें, अगर ये वाला आर कर्व है हमारा, तो उसमें क्या है, थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर थीटा कर्व की हम बात कर रहे हैं तो आर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सिर्फ थीटा वेरी करेगा, थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हो सकता है थीटा कर्व जिसमें आर क्या हो, कांस्टेंट हो। इस टाइप से हो सकता है जिसमें आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है 0 से 2 पे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा कर्व। अब हमें देखना है कि लेंथ एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में। तो लेंथ एलिमेंट हमारा क्या होगा, DLR अगर हम निकालें, लेंथ एलिमेंट अलोंग आर कर्व, ठीक है, लेंथ एलिमेंट अलोंग द आर कर्व, वो क्या होगा, आर कर्व सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे, उसका लेंथ एलिमेंट हम निकाल रहे हैं, मतलब किन्हीं भी दो नेबरिंग पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, लेंथ एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, तो कोई भी दो नेबरिंग पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हम मान लेते कि चेंज इन आर जो है वो यहाँ पे क्या है, DR, और डायरेक्शन कौन सी है, ये आर कैप डायरेक्शन है। तो जो लेंथ एलिमेंट होगा वो क्या आएगा, DR इंटू में आर कैप। लेंथ एलिमेंट लिख देती हूं मैं इसको, लेंथ एलिमेंट अलोंग आर कर्व, आर कर्व के अलोंग है। तो यहाँ पे आर कर्व के अलोंग डायरेक्शन की हम बात करें तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, आर कैप होगी। और लेंथ एलिमेंट में जो चेंज होगा वो हमें पता है, आर कर्व के अलोंग थीटा जो है वो तो कांस्टेंट होता है, तो डी थीटा में चेंज तो मिलेगा नहीं हमें, वो तो 0 मिलेगा, सिर्फ क्या करता है, आर वेरी करता है। तो अगर आर वेरी करता है तो क्या हमें मिलेगा, DR इंटू में आर कैप। सिमिलरली लेंथ एलिमेंट अलोंग थीटा कर्व हम निकालें, DL थीटा, तो वो क्या होगा, अब इस कर्व के अलोंग हम निकाल रहे हैं लेंथ एलिमेंट अलोंग थीटा कर्व, तो थीटा में चेंज हमें देखना है। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो हमारा थीटा है, और यहाँ पे ये जो एंगल है वो हमने क्या मान लिया, D थीटा मान लिया, ठीक है। चेंज जो है, आर तो कांस्टेंट है, आर जो है हमारी वो तो कांस्टेंट है, चेंज जो हो रहा है वो एंगल में हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, लेंथ एलिमेंट अलोंग थीटा कर्व इज द डिस्टेंस नहीं, एंगल बिटवीन द टू नेबरिंग पॉइंट्स। तो एंगल क्या है, D थीटा है, और हमें क्या देखनी है, दो नेबरिंग पॉइंट्स की डिस्टेंस देखनी है, तो हमें आर्क निकालनी है। आर्क क्या हो जाएगी, रेडियस इंटू में एंगल, तो क्या आएगा, RD थीटा। और डायरेक्शन कौन सी है ये, अगर डायरेक्शन की आप बात करो, ये जो डायरेक्शन है वो हमारी थीटा कर्व पे है, तो थीटा कैप डायरेक्शन है ये, ठीक है। अलोंग द टेंजेंट, डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं ना, और डायरेक्शन हमने आर कैप निकाली है, कैसे निकाली है, डायरेक्शन जो बताती है वो क्या बताती है, टेंजेंट कर्व की डायरेक्शन बताती है। टेंजेंट कर्व की डायरेक्शन, जिस भी कर्व की डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं, टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट कर्व अलोंग आर कर्व, तो आर कर्व पे अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप ही होगी। और यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये जो डायरेक्शन होगी ना वो हमारी क्या होगी, थीटा कैप डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन हमारी क्या आ जाएगी, थीटा कैप। और यहाँ पे DL थीटा हम निकाल रहे हैं, तो थीटा वेरी करेगा और R क्या होगा, कांस्टेंट होगा थीटा कर्व के अलोंग, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखना। तो सरफेस एलिमेंट अगर हम देखें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, सरफेस एलिमेंट या फिर हम बोले एरिया एलिमेंट, तो वो क्या होगा, सरफेस एलिमेंट या एरिया एलिमेंट प्लेन कोऑर्डिनेट्स है ना हमारे, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या आ जाएगा, DL आर कैप क्रॉस DL थीटा कैप, DL थीटा वेक्टर, ठीक है। तो DLR हमने देखा क्या था, DR आर कैप क्रॉस DL थीटा जो था वो हमारा क्या था, RD थीटा थीटा कैप। तो एक चीज आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है, यूनिट वेक्टर्स की पहले हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स की हम बात करें तो ये था अपना कि ये तो थी हमारी रेडियल डिस्टेंस, और ये जो था वो हमारा क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है यहाँ से, ठीक है, ये एंगल बता रहा है। तो ऐसे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है R और थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आर कैप की जो डायरेक्शन है वो तो ये डायरेक्शन है। अगर पी पॉइंट पे हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो आर की डायरेक्शन तो ये है आर कैप, और अलोंग द टेंजेंट टू दिस कर्व वो क्या है हमारी, ये थीटा कर्व के अलोंग जो डायरेक्शन है वो हमारी किसकी है, थीटा कैप की। मतलब अगर इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन हमारी थीटा कैप की होगी। ठीक है। तो डायरेक्शन जो ये कर्व था हमारा थीटा का कर्व था, और उस पर टेंजेंट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन आएगी थीटा कैप की। तो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि आर कैप और थीटा कैप में जो एंगल होता है ना, आर तो क्या है, आउटवर्ड वेक्टर है, और ये क्या है, अलोंग टेंजेंट है। आर वेक्टर को अगर हम देखें तो सर्कल पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है, और आर अलोंग द टेंजेंट है, तो एंगल बिटवीन देम क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। तो अगर आर क्रॉस थीटा हम लेंगे, आर क्रॉस थीटा जो है वो हम राइट हैंड से सोल्व करेंगे, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन को हम नाम दे रहे हैं प्लस के कैप का, तो यहाँ पे आर क्रॉस थीटा हम कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या आएगी, आर कैप क्रॉस थीटा कैप से डी आर आर डी थीटा, सरफेस एलिमेंट जो है वो क्या आएगा, इनटू में के कैप। ठीक है। और अगर हमारा एंगल जो है वो माइनस थीटा कैप होता तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो आपकी क्या आ जाती, माइनस के कैप आ जाती। वो डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट पे एंगल देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम एंगल देख रहे होते तो ये वाली डायरेक्शन होती। ठीक है। और ये एंगल अगर हम कंसीडर कर रहे होते तो ये माइनस थीटा एंगल होता। तो हम देख लेंगे कि जो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे कि आर क्रॉस थीटा अगर हम करते हैं तो हमारे पास इनवर्ड आ रहा है। यहाँ पे अगर आर क्रॉस थीटा आप करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, डाउन इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। अगर आउटवर्ड आती है तो प्लस के, इनवर्ड आती है तो माइनस के। वो डिपेंड करेगा कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन आएगी प्लस की कैप, और अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन आएगी माइनस की कैप। ठीक है। तो सरफेस एलिमेंट आपको क्लियर हुआ क्या होता है, आर डी थीटा के कैप। जो अपना प्लेन जो भी है उसका आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होगा हमारा सरफेस एलिमेंट का वेक्टर। उसके बाद बात आती है कि यूनिट वेक्टर्स जो है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की, वो हमने देखे क्या है, आर कैप और थीटा कैप है। वो जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर हैं उनसे कैसे डिपेंड करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। तो आर कैप वेक्टर की अगर आप बात करो तो ये डायरेक्शन है हमारे पास, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा आर कैप का, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आर कैप का एक्स ये वाली डायरेक्शन है और वाई ये वाली डायरेक्शन है। तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो हमें पता है कितना है, थीटा है। तो आर कैप को अगर एक्स और वाई के टर्म्स में हम लिखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि आर कैप का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या देगा, यूनिट आर कोस थीटा देगा, लेकिन आर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो क्या आएगा, कोस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन मतलब आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा जे कैप। ठीक है। सिमिलरली अगर थीटा कैप की डायरेक्शन हम देखते हैं एक्स और वाई के अलोंग, तो आर और थीटा के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और आर और एक्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो एक्स और थीटा के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। ठीक है। तो थीटा कैप का प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस वो हमें क्या मिलेगा, कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, जो कि वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा होती है। तो माइनस साइन थीटा आई कैप। और अलोंग द वाई एक्सिस हम देखें तो ये एंगल जो है वो कितना होगा, देखो हमारे पास ये ऐसे गिवन है, ये तो आर कैप वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो एंगल है वो ये जो डायरेक्शन है वो थीटा कैप की है, यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, और ये डायरेक्शन जो है वो अपनी वाई एक्सिस की है। एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 है, आर और थीटा के बीच में एंगल 90 है। तो ये आर थीटा और वाई के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ना वाई और थीटा के बीच में वो भी अपना थीटा ही आएगा। आप इसको देखो ट्राई करके एक बार, ये एंगल थीटा है, ये अपना क्या है 90 माइनस थीटा होगा। आर और वाई के बीच में एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा होगा, तभी हमने साइन थीटा लिया है। ठीक है।
तो और आर और थीटा के बीच में, आर और थीटा के बीच में जो एंगल है वो 90 है। आर और वाई के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा। तो थीटा और वाई के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो वो कितना आएगा, थीटा एंगल आएगा। ठीक है, तो वाई के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा, प्लस कोस थीटा जे कैप। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स के साथ कैसे डिपेंड करते हैं। तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आर थीटा जो है, आर कैप थीटा कैप, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होती है ना वो अपनी क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। मैट्रिसेस में भी हमने पढ़ा था कि ये जो मैट्रिक्स होती है वो अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, बात ये आती है कि जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ रहे हैं ना, उनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा में हम उनका कहाँ पे यूज करते हैं, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। लाइन इंटीग्रल आपसे पूछा हो अगर, लाइन इंटीग्रल किसके अलोंग, अलोंग सर्कुलर कर्व कोई आपको गिवन हो, या सर्कल गिवन हो, या फिर रिंग गिवन हो, उसके अलोंग आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है तो हम यूज करेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का। और अगर आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है, सरफेस इंटीग्रल किसके अलोंग, अलोंग द सर्कुलर डिस्क, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लाइन इंटीग्रेशन जो है वो कैसे निकालते हैं हम, लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या हमें बताता है लाइन इंटीग्रेशन। और अलोंग द कर्व या रिंग आपसे पूछा हो, अलोंग द सर्कल या फिर रिंग अगर आपसे पूछा हो लाइन इंटीग्रल, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, एक एग्जांपल के साथ हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है, वेक्टर्स का क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है अलोंग ए लाइन, और हम क्या बोले, अलोंग ए कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर अलोंग ए क्लोज्ड और ओपन कर्व, क्लोज्ड और ओपन कर्व के अलोंग जो इंटीग्रेशन होगा वेक्टर का, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो सी कर्व के अलोंग जो है वो हमें क्या करना है, ये ए वेक्टर आपको गिवन है, और सी कर्व के अलोंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये सी कर्व है कोई, उसके अलोंग हमें फाइंड आउट करना है लाइन इंटीग्रेशन। तो हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी ए वेक्टर डॉट डी एल, और ये जो डी एल है वो क्या है, डी एल जो वेक्टर है वो हमारा क्या है, लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट टू कर्व सी। सी कर्व के अलोंग अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे जो ये लेंथ एलिमेंट होगा वो हमारा क्या है, डीएल है। और ए वेक्टर जो है वो तो हमें गिवन ही होगा, जिस वेक्टर का हमें क्या लेना है, लाइन इंटीग्रेशन लेना है। अगर यहीं पे एक क्लोज्ड कर्व होता तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते कि अलोंग ए क्लोज्ड कर्व, डायरेक्शन जो भी हमारी होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम ऐसे लिख देंगे, अगर क्लॉकवाइज होगी तो हम ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको लेके चलनी है, ए डॉट डी एल, ऐसे लिखेंगे। अब जो लाइन इंटीग्रेशन है वो फिजिकली क्या इंटरप्रेट करता है, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि एफ आर जो है एक वेक्टर फील्ड है जो एक्ट कर रहा है एक पार्टिकल पे। ठीक है, एफ आर की टर्म्स में लिखो या फिर एफ एक्स वाई जेड की टर्म्स में आप लिखो, एक्ट कर रहा है किस पे, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल जो मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग कर्व सी, पार्टिकल मूविंग अलोंग कर्व सी, कर्व सी के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है, हम मान लेते हैं यही कर्व सी है अपना, और यहाँ पे पी से क्यू की तरफ पार्टिकल क्या मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कुछ वर्क डन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, देन वर्क डन बाय वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड जो एक्ट कर रहा है ना एफ आर, उसके द्वारा जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द वेक्टर फील्ड एफ आर फ्रॉम इन डिस्प्लेसिंग द
particle in displacing particle from point P to Q, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो जो वर्क डन होगा ना वेक्टर फील्ड F के द्वारा, जो वर्क डन होगा, पार्टिकल को हम मूव कर रहे हैं पॉइंट P टू Q, P टू Q हम पार्टिकल को मूव कर रहे हैं, तो एक लेंथ एलिमेंट ले लेंगे हम अलोंग द टेंजेंट कर्व और इंटीग्रेशन होगा P टू Q। तो ये जो वर्क डन है वही हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग द कर्व C। ठीक है, और यही अगर हमें वर्क डन निकालना हो अलोंग द क्लोज्ड कर्व, तो क्लोज्ड कर्व के लिए हम ऐसे लिखेंगे F डॉट dl। तो क्लोज्ड कर्व के साथ इंटीग्रेशन ये आएगा। तो अब बात ये आती है कि अगर ये जो वेक्टर फील्ड आपको गिवन है वो वेक्टर फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो उस केस में वर्क डन जो है वो कैसे आएगा, लाइन इंटीग्रेशन जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या निकालते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कंडीशन क्या है, हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फील्ड कौन से होते हैं, जहां पे डेल क्रॉस V कर्ल जो है वो क्या हो, जीरो हो। तो डेल क्रॉस F अगर जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। और फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर डेल क्रॉस F जीरो है तो हम F को कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अगर अभी हमें फाइंड आउट करना हो क्लोज्ड कर्व के अलोंग वर्क डन, तो वो क्या होगा, F डॉट dl होगा। F की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट dl या डॉट dr जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपर लिमिट जो है, क्योंकि क्लोज्ड कर्व है तो क्लोज्ड कर्व में जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, सेम है। तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, जीरो आएगी फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड। और यही हम प्रूव करते हैं स्टोक्स थ्योरम में कि अगर डेल क्रॉस F जीरो होता है तो जो वर्क डन होगा अलोंग दैट वेक्टर फील्ड वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर वर्क डन हमें फाइंड आउट करना हो अलोंग द क्लोज्ड कर्व, अलोंग द ओपन कर्व, तो ओपन कर्व के लिए क्या हो जाएगा, F डॉट dl तो है ही, लेकिन F की जगह पे हम पुट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट dl। ठीक है, तो यहाँ पे कोई P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक हम देख रहे हैं ओपन कर्व जो है उसमें लाइन इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं P टू Q। तो ये जो वैल्यू आती है वो किस टाइप से आती है, फाई Q माइनस फाई P। ठीक है, मतलब जो वर्क डन है वो हमारा क्या कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है कि जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। किसके लिए, फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड। अगर डेल क्रॉस F अपना जीरो होता है तो वर्क डन क्लोज्ड और ओपन कर्व के लिए हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट से लाइन इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करते हैं उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल है अपना, वेक्टर फील्ड A आपको गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वर्क डन अलोंग द लाइन इंटीग्रल C कर्व के अलोंग, जो लाइन इंटीग्रल है वो हमें फाइंड आउट करना है, या फिर हम बोले C कर्व के अलोंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो ये C कर्व आप देखो तो ये आपको क्या दिख रही है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिख रही है जिसकी रेडियस कितनी है, 2 है। ठीक है, तो एक कर्व हम बना लेंगे, जो C कर्व है वो ये हमारा कर्व है जिसकी रेडियस कितनी है, 2 है, एक सर्कल है और इसके अलोंग हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो अगर ये आप कर्व देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, तो क्लोज्ड कर्व आपको दिख रहा है। तो क्लोज्ड कर्व के लिए F डॉट dl जो है वो हमेशा जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा, जब F आपको क्या गिवन हो, कंजर्वेटिव गिवन हो। अगर यही क्वेश्चन में आपको गिवन होता कि जो A वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव है तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाती, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो ये इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है अलोंग द कर्व C A डॉट dl। अब dl जो लेंथ एलिमेंट है उसकी हम बात करें तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है वो कौन सा है, थीटा कर्व है। तो उसके अलोंग जो लेंथ एलिमेंट होता है dl थीटा, उसको हम कैसे लिखते हैं, r d थीटा, थीटा कैप डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं।
तो ये वैल्यू पुट कर देंगे अलोंग द कर्व सी, और जो थीटा जो वेरी हमारा कर रहा है, थीटा कर्व है तो थीटा वेरी करेगा, आर तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कितनी है 2 है, आर कांस्टेंट है, थीटा वेरी कर रहा है, इसीलिए थीटा कैप डायरेक्शन होगी। और क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है कर्व के अलोंग, तो वो कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 पाई, तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 से 2 पाई आ जाएगी थीटा की। ए जो वेक्टर है वो हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को भी हम आर और थीटा की टर्म्स में लिख लेंगे, क्योंकि जो लाइन एलिमेंट है उसको तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर फील्ड में कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको हम चेंज कर लेंगे। तो y अपना क्या होता है, r साइन थीटा होता है, प्लस 2x होता है r कोस थीटा, इंटू में क्या है आई कैप प्लस 3x प्लस 3 इंटू में x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, r कोस थीटा प्लस 2 इंटू में r साइन थीटा, और ये क्या है, j कैप है। ठीक है, अब ये जो लाइन एलिमेंट है उसमें जो डायरेक्शन है वो आपकी थीटा कैप गिवन है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आई कैप और जे कैप गिवन है, और हमें क्या लेना है, इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी एल थीटा के साथ, आर डी थीटा के साथ। थीटा कैप जो है उसको भी हम किस टर्म्स में लिखेंगे, जो ये यूनिट वेक्टर थीटा कैप है इसको हम लिख लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में। यूनिट वेक्टर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हमने अभी बात करी थी कैसे रिलेट होते हैं, थीटा कैप को हम कैसे लिखते हैं, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ठीक है, तो अभी डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं इजिली आई कैप की आई कैप के साथ और जे कैप की जे कैप के साथ। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to 2 पाई इंटीग्रल आई कैप की आई कैप के साथ, तो आर साइन थीटा प्लस 2r कोस थीटा तो था ही, मल्टीप्लाई किससे होगा, r माइनस ऑफ r साइन थीटा से, तो माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, r स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, इनटू में क्या होगा, d थीटा होगा दोनों के, प्लस जे कैप इंटू जे कैप हम करेंगे तो 3, और यहाँ पे क्या है, r कोस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, इनटू में क्या आएगा, d थीटा। ठीक है, तो ये भी अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी d थीटा आ जाएगा, इसके साथ भी d थीटा, यहाँ पे भी d थीटा। तो ये इंटीग्रल हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये वाला जो इंटीग्रल है ना वो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें सोल्व क्या करना है कि माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू में d थीटा, ये वाला जो इंटीग्रल है वो हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इनको अलग अलग करके हम सोल्व कर लेंगे। ये लिमिट जो है वो 0 to 2 पाई है, r की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, तो r की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, तो -4 इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में क्या आएगा, d थीटा प्लस 3 r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो इंटू में 4 आ जाएगा, लिमिट 0 to 2 पाई कोस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू में क्या आएगा, d थीटा। तो ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल होगा अपना 2 टाइम्स, तो कितना आ रहा है, -2, लिमिट हम पुट इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 to 2 पाई थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा होता है, और लिमिट हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हम सोल्व कर चुके हैं, लिमिट हमें पुट करनी है 0 to 2 पाई, तो 2 पाई पे भी साइन 2 थीटा 0 वैल्यू देगा, 0 पे भी 0 देगा, और यहाँ पे भी सेम ही इंटीग्रेशन अपना आता है, सिर्फ प्लस साइन आता है, तो इतना क्या है 6 इंटू में थीटा सिर्फ बचेगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो लिमिट पुट करने पे हमें क्या वैल्यू देगा, 0, और थीटा जो है वो हमें क्या वैल्यू देगा, 2 पाई। तो यहाँ से भी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 पाई, तो -2 इंटू में 2 पाई प्लस 6 इंटू में 2 पाई, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, -4 पाई प्लस 12 पाई, तो क्या आ जाएगा, +8 पाई,
जो इसका इंटीग्रेशन है, जो वर्क डन है अलोंग दिस कर्व, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 8 पाई आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सरफेस इंटीग्रल पे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं और जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो सब हम देखने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।